सहवाल का बयान, दिल्ली में लगता है डर। बिहार से गिरफ्तार बेबी गुड़िया के दूसरे गुनहगार ने कबूल किया अपना जुर्म। दिल्ली के लिए रवाना, तिहाड़ में मनोज की पिटाई। लोगों की दुआओं का बच्ची की सेहत पर हो रहा है असर, हालत में लगातार हो रहा है सुधार। हल्का खाना भी खाया, लेकिन सिवनी की बेटी की हालत नाजुक। छिंदवाड़ा में भी मासूम बनी हैवानियत का शिकार। गुड़िया रेप केस पर आप पार्टी के नेता केजरीवाल का बयान, मिला जनादेश तो दिल्ली में बनाएंगे महिला सुरक्षा दल, विधानसभा और कॉलेज स्तर पर करेगा काम। सुप्रीम कोर्ट से सहारा को बड़ा झटका, निवेशकों की सूची पर कोर्ट का आदेश, लिस्ट नहीं दी तो बचे पैसे सरकार के पास करो जमा। महाराष्ट्र में सूखे पर मचा हाहाकार, मुख्यमंत्री चव्हाण ने भी माना हालात हैं बदतर। शकील नूरानी को धमकी देने के मामले में संजय दत्त को मिली जमानत। मुंबई के अंधेरी कोर्ट ने धमकी देने के केस में जारी किया था गैर जमानती वारंट। अभी बहुत बहस चल रही है, कोशिशें की जा रही हैं कि बच्ची को न्याय दिलाया जाए। इस पर हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की बयान भी आ रहे हैं, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। बड़ा अहम सवाल ये है कि इसकी जड़ में क्या है। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, मर्ज को जड़ से नहीं जानेंगे, तब तक मिटा नहीं पाएंगे। पिछले 24 घंटों में पूरे देश से रेप की 8 से भी ज्यादा वारदातें सामने आ चुकी हैं। दिल्ली से नागपुर, बंगाल से राजस्थान, हर जगह हैवानियत हदें पार कर रही है। देश पूछ रहा है एक सवाल कि आखिर ये हैवानियत कब तक बर्दाश्त की जाएगी, कब तक कोई गुड़िया यूं ही दरिंदगी का शिकार बनती रहेगी। दिल्ली में बेबी गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को दहला दिया। दिल्ली की सड़कों पर लोगों का गुस्सा उफान पर आया, लेकिन हुआ क्या? 24 घंटे भी नहीं बीते कि देश भर से न जाने कितनी गुड़ियां हैवानियत का शिकार बन गई। नागपुर की गुड़िया अब भी अस्पताल में। पश्चिम बंगाल से आज ही नए पाप की खबर आई, तो मध्य प्रदेश में भी 3 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। ठाणे और पुणे में भी हैवानियत देखने को मिली, तो आसाम में भी महिला के साथ गैंगरेप हुआ। सवाल ये कि आखिर ये रुकता क्यों नहीं? क्या है दरिंदों के दिमाग में कि हैवानियत कम होने का नाम नहीं लेती, और कैसे इस पर लगाम लगाई जाए? इसकी जड़ में क्या है, इसकी वजह क्या है? जब भी आप ये तस्वीरें देखते होंगे, खासतौर पर इस बच्ची की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद जहन में सवाल आना लाजमी है कि हैवानियत आखिर कब तक ये दरिंदे हैवानियत की हदें पार करते रहे? कसूर किसका है? पुलिस का, सरकार का, या उस समाज का भी जिससे हम आप जुड़े हैं? दिल्ली नागपुर, ठाणे, पुणे, हैवानियत आखिर कब तक? आखिर कब तक इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर यूं ही मिटती रहती? आखिर कब तक परिंदों की ऐसे ही दास्तानें सामने आती रहती? सवाल बड़ा है और जवाब हमारे इर्द गिर्द ही छिपा है, यानी उसी समाज में जिसमें हम और आप दोनों शामिल हैं। परिंदों के दिमाग में क्या है? दिल्ली में गुड़िया के साथ हैवानियत, देश भर में प्रदर्शन हुए। बावजूद इसके रेप की खबरें पूरे हिंदुस्तान से आती रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस हैवानियत पर लगाम नहीं लगती? आखिर एक आम आदमी और दरिंदे के दिमाग में क्या फर्क है? क्या ये दरिंदे दिमागी तौर पर दीवार होते हैं
क्या दरिंदे आपराधिक दिमाग के होते हैं या फिर कौन फिल्में दरिंदों को हैवानियत के लिए उकसाती हैं? ऐसा नहीं है कि इन दरिंदों को अपना अंजाम नहीं पता, लेकिन अपने हश्र से वाकिफ होने के बाद ही हैवानियत होती है। सिर्फ चंद पलों के लिए वो दिमाग शैतानी रूप लेता है और सामने आती है ऐसी ही दर्दनाक कहानी। जरूरत उस वजह को पहचानने की है ताकि कोई इंसान इंसानियत से रिश्ता न तोड़। इंद्रजीत राय, साइगतिया। रेणुका चौधरी इस मसले पर क्या कह रही हैं, सुनवाते हैं। प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ कह नहीं सकूंगी और कहना भी ठीक है। देखिए, अभी तमाम बयान आएंगे, तमाम बातें सामने आएंगी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इस हैवानियत का जिम्मेदार कौन है, या हैवानियत का एक कीड़ा इन हैवानों, इन दरिंदों के जहन में आता कैसे है। सभी को साथ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कल कह रहे थे, और ये जरूरत भी लगती है कि समाज को, पुलिस को, लोगों को, सबको साथ में आकर इसका हल ढूंढना पड़ेगा। आज इस खास पेशकश के जरिए हमारी कोशिश भी है कि सिर्फ खबर आप तक न रखें, बल्कि इस जड़ को जानने की कोशिश करें कि आखिर दरिंदों के दिमाग में क्या चलता है। इसमें मदद करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। देश के दो जाने माने साइकोलॉजिस्ट इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर दीपाली बत्रा और डॉक्टर नवीन कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे सहयोगी इंद्रजीत राय भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का वो जाना पहचाना चेहरा है, क्रिमिनोलॉजी के छात्र हैं, और साथ ही साथ अपराध जगत की कई खबरों को उन्होंने नजदीक से कवर किया है, देखा समझा है। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दरिंदों के दिमाग में क्या चलता है। दीपाली जी, शुरुआत आपसे। आखिर इस तरह की घिनौनी, अभी कोई भी जब सुनता है ऐसी खबरें या आपस में बात करते हैं तो सब सोचते हैं कैसे कोई ये कर सकता है एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ। एक जगह नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश से और देश के तमाम दूसरे हिस्सों से हम देख रहे हैं इस तरह की खबरें सामने आ रही। मेरा सवाल भी यही है, कैसे कोई ये कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो भी पर्सन इस एक एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है उसको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसीलिए वो इस एक्ट की तरफ जा रहा है। आई वॉज रीडिंग समवेयर ऑल्सो, एंड हमें ये यूजुअली देखा भी है कि चाइल्डहुड से ही ऐसे लोगों के आपको कुछ कुछ सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें अपने पार्टनर को हिट करके या अपने पेरेंट्स को परेशान करके ज्यादा खुशी मिलती है, लोगों को तंग करके उनको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो हर चीज में सबसे पहले अपने प्लेजर को देखते हैं। एक तो हमको ये देखना है ऐसा तो नहीं कि वो कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसने भी ये एक्ट किया है। दूसरा, हमको ये देखना है कि उसकी पर्सनल लाइफ में वो किस तरीके से है, अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तीसरा, हमको ये देखना है कि जो भी दो लोग इस एक्ट में इन्वॉल्व थे, ऐसा तो नहीं है कि वो अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में थे। बहुत बार शराब पीने की वजह से, बहुत बार अल्कोहल या ड्रग्स की इन्फ्लुएंस में भी एक पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो सकता है और ऐसे एक्ट कर जाता है जिसमें कि वो ये नहीं सोचता या सोच पाता कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका एंड क्या होगा। एंड हो सकता है ऐसे एक्ट्स उन्होंने पहले भी किए हों और पहले भी करके जब बच जाते हैं बार बार, तो उनको ये फीलिंग आने लग जाती है कि करने से कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, तो ये एक्ट्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो कहीं पे कोई ना कोई साइकियाट्रिक इलनेस होने के इंडिकेटर्स हैं जो सामने ही नहीं आई, जो कभी कोई पहचान ही नहीं पाया कि उसका ट्रीटमेंट हो सके। नवीन जी, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना वैसे जब आम जिंदगी होती है, काम करते हैं, मेल मुलाकात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मनोज या इस जैसे जो दरिंदे हैं उनको पहले से पहचान लिया जाता है, या जैसे डिसऑर्डर की बात दीपाली जी ने की वो समझ में आ जाता। ये लोग समझ में नहीं आते हैं। तो क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, या समझने का तरीका हो सकता है कुछ? निश्चित रूप से इनको समझना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि ऐसे लोग का जो सोशल बिहेवियर पैटर्न होता है उसमें वो आमतौर पर अपना जो मेल जोल का व्यवहार है वो किसी के और लोगों की तरह भिन्न नहीं होता है, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना पहले से तो बड़ा मुश्किल कार्य होता है। परंतु जैसा मैडम ने भी कहा कि कुछ कुछ सिम्टम्स के उसके इंडिकेटर्स कहीं न कहीं एंटी सोशल बिहेवियर पैटर्न के पहले भी दिखाई पड़ सकते हैं उस व्यक्ति में।
परंतु आप देख रहे हैं कि जब इतने भाग दौड़ के जिंदगी में जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं या सोसाइटी में और भी लोग अपने अपने अनाथ कार्यों में, तो उनको इस तरह से एक इन्वेस्टिगेटिव माइंड से समझ लेना कि ऐसे प्रॉब्लम से ये ग्रसित है और ऐसा कुछ एक्ट कर सकता है जो समाज के लिए या परिवार के लिए या ऐसे किसी भी कार्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसे पहचानना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल कार्य होगा। जी, हमारे साथ अनुजा कपूर जी भी जुड़ रही हैं। अनुजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुजा जी, अभी जो सवाल मैंने पूछा अपने बाकी के मेहमानों से, वही आपके सामने रखना चाहूंगा। जब भी हम इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं या कहीं भी चर्चा होती है तो सबसे पहले रोंगटे खड़े इस बात पर हो जाते हैं कि कैसे कोई शख्स 5 साल की बच्ची के साथ ये दरिंदगी, ये हैवानियत कर सकता है। क्या ये बीमार है या फिर नशे की वजह से, पोर्नोग्राफी या दूसरी तमाम वजहों से ये इस तरह की हरकत कर जाते हैं? इनको भी बाद में शायद पछतावा होता। ये सिर्फ एक चीज के साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसी में जैसे कि अभी मैं सब बाकी पैनलिस्ट को सुन रही हूँ, इसके अंदर सारी चीजें आती हैं और देखा जाता है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उस पर ये सब चीजें नहीं लिखी होती कि वो बॉर्न क्रिमिनल है या नहीं है। ये बहुत पहले थ्योरी थी। अब आज की थ्योरी के अंदर हम जब सामने लेकर आते हैं तो ये देखते हैं कि उसके जो आसपास की जो सोसाइटी है, उसका पीयर ग्रुप है, इसके साथ उसका उठना बैठना है, किस तरीके से एक सोसाइटी उसको लेती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके सामने ये आता है कि जब वो उस दौरान बचपन पे था, उसकी फैमिली ने उसके साथ किस तरीके से उसको अपनाया, उसके बाद उसकी सोसाइटी ने उसको कैसे अपनाया। वो सोसाइटी हम सोसाइटी को देते हैं और लेते हैं। सोसाइटी हमें क्या दे रही है, आज हम जो भी हैं हम उसी का ही रूप है। हम अपने घरों से निकले हैं और ये जो आज आप पुलिस देखते हैं या पार्लियामेंट देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट है सारी, और ये जितने आसपास के जितनी हमारी अदर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट्स हैं, सारे कहाँ से निकल रहे हैं? ये हमारी सोसाइटी ही है। तो जो अगर उसने 5 साल के लड़की के साथ ये जो वाहियात घिनौना इसने रूप लिया है, तो ये मेरे को जो आज तक कितने टाइम से सुनने में अभी कुछ टाइम से आ रहा है कि मैम ये स्पर ऑफ द मूवमेंट का काम है। ये स्पर ऑफ द मूवमेंट कोई भी चीज नहीं होती है। स्पर ऑफ द मूवमेंट में सिर्फ एक ही चीज होती है, जैसे कि मैं लॉ भी पढ़ रही हूँ। स्पर ऑफ मूवमेंट में सिर्फ एक ही चीज आती है, मूवमेंट में आप सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, अब मारेंगे नहीं। तो अब डिफेंस में तो हम मार सकते हैं, तो डिफेंस आप इसके अंदर ये काम, घिनौना काम आप स्पर ऑफ द मूवमेंट में नहीं कर सकते। तो ये बचपन से अब तक अंदर कैद किया हुई हवानियत है जो वो थ्रू आउट उसके दिमाग में चलता रहता है। उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वक्त मिलता है, प्लानिंग मिलती है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। और ये वही चीज है जो सामने उसने करी। और आप देखेंगे, जो मुझे लगता है कि जो सामने निकल के भी आया है कि उसने अपनी बीवी को भी मारता रहा है और भी बहुत चीजें रही हैं। वो जो कल्प्रिट था, उसने आप उसका अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं होगा। वो पेडोफाइल जो रहा है वो थ्रू आउट उसका कहीं ना कहीं ग्रेटिफिकेशन निकलता रहा है। बस यही है कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है क्योंकि वो पहली बार सामने आ रहा है। हम दर्शकों को जानकारी भी अनुजा जी देंगे कि ये जो शख्स था मनोज, इसका क्या बैकग्राउंड रहा है या किस तरह की हिस्ट्री रही है। लेकिन उससे पहले इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी, उन्होंने कई इस तरह के मामलों को बहुत नजदीक से देखा है, कवर किया है, क्रिमिनोलॉजी के जानकार भी वो हैं। ये एक बहुत अहम बात है इंद्रजीत जी कि जब भी हम बात करते हैं, अभी तमाम हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने इस बात को थोड़ा समझाया है कि कैसे एक बच्ची हो या अपराध की कोई भी श्रेणी हो, उसको करते वक्त हैवान ये सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है या किस दर्जे का ये अपराध है। जब इस तरह की हैवानियत हो जाती है, उसके बाद भी क्या किसी तरह से इनके माथे पर कोई शिकन होती है कि हमने क्या कर दिया है, या फिर ये उसको मानते ही नहीं है गलत कि उन्होंने कुछ गलत किया है? जी देखिए, सबसे पहले तो हमको इस अपराध को समझना होगा। एक्चुअली में जो रेप है या रेपिस्ट है, ये 3 कैटेगरी है। अभी तक जितने मामले रिपोर्ट हुए हैं 40-50 साल के अंदर जो भी रिसर्च हुई है, 3 तरह के ये रेप होते हैं। एक जो पैसे का लालच दिखा के, ताकत का लालच दिखा के, वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी जो है वो वायलेंस या हिंसक तौर पे अपने टारगेट पे अटैक करने की। तीसरे लोग जो होते हैं वो साइकिक होते हैं, जिसको कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या बाकी लोग कहते हैं कि ये आदतन अपराधी है। तो सबसे पहले इन 3 कैटेगरीज को हमको देखना होगा। दूसरी सबसे अहम बात कि ये जो भी अपराधी होते हैं, जो भी रेपिस्ट होते हैं, कहीं न कहीं अगर पुलिसिंग की बात करें या जो बाकी एजेंसियां हैं उनकी बात करें तो इनको निश्चित तौर पर रोका जा सकता है। इस मामले को लेते हैं,
पूरा क्राइम ऑफ सीक्वेंस जो है उसको आप अगर नजर डालिए, ये दोनों जो अपराधी हैं सबसे पहले बाजार जाते हैं, वहां से पॉर्न फिल्म्स की जो सीरीज हैं मोबाइल में उसको लोड करा के लाते हैं, उसको देखते हैं, वहां प्लानिंग होती है, बच्चे को बुलाया जाता है, उसके साथ अपराध होता है। तो ये सीक्वेंस बहुत छोटा है, शॉर्ट टर्म का नहीं है, बहुत लंबा है। तमाम जिम्मेदारियां हैं, कई लोगों की हैं जिनको कि फिक्स किया जाना चाहिए। पुलिस के पास ये लोग जाते हैं, पुलिस आनाकानी करती है और निश्चित तौर से अपराधी को यहीं पे लाभ होता है, क्योंकि अपराधी को ये मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान का जो पुलिस सिस्टम है वहां पे अगर हम किसी के साथ अपराध करेंगे एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बहुत ही मुश्किल होगा। दर्ज होने के बाद भी हमारी पुलिसिंग जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है कि वो हमें जल्दी से पकड़ लेगी। तो कानून का जो डर है कहीं न कहीं वो बहुत ज्यादा हमारे इस सिस्टम में जो आज का सिस्टम है वो वीक होता जा रहा है। तो इस मामले में सजा मिले न मिले, कितनी जल्दी मिले, ये एक अलग का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो बेसिक कॉज हैं, जो बेसिक रीजंस हैं, उनको कब ठीक किया जाएगा। दिल्ली में गुड़िया से दरिंदगी का जो मामला सामने आया, इसके आरोपी मनोज ने पुलिस को बताया कि रेप से पहले वो मोबाइल पर अश्लील फिल्में देख रहा था। पुलिस को उसके मोबाइल से 12 से भी ज्यादा अश्लील फिल्में भी मिली हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अश्लील फिल्मों को ही देखकर मनोज के दिमाग में हैवानियत या ये शैतानी ख्याल आए। जानकार भी मानते हैं कि ये फिल्में ही दरिंदों को हैवानियत के लिए उकसाती हैं। इस पर हम बातचीत भी करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद दिल्ली में और वो पूरे देश में कैसे अश्लील फिल्में खुलेआम दिखती है, उसका नजारा ये दिल्ली में देखने को मिला। इसका जायजा लाइव इंडिया की टीम ने दिल्ली के कई इलाकों पर पहुंच कर लिया। खुफिया कैमरे में दिल्ली की हकीकत भी कैद हुई। दिल्ली के मोलसराय इलाके में कैसे चंद रुपयों के बदले मोबाइल पर अश्लील क्लिप ट्रांसफर करने का धंधा चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और बड़ी आसानी से दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में ये चीजें उपलब्ध हो जाती है, मुहैया हो जाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका सबूत है ये तस्वीरें, खुफिया कैमरे से ली गई ये तस्वीरें जो लाइव इंडिया की टीम ने अपने कैमरे में कैद की है। दिल्ली के मोलसराय इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर मोबाइल में चंद रुपयों के लिए अश्लील फिल्में या पूर्ण फिल्में ट्रांसफर की जा रही हैं मोबाइल में। ये तस्वीरें आपके सामने जारी हैं। दीपाली जी, नवीन जी और अनुजा जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत जी से भी इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये शख्स मनोज जो है, इसके बारे में जैसा अभी तमाम मेहमान भी कह रहे थे कि अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो उसमें कई और आपराधिक मामले सामने आएंगे। तो इसकी क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह के आपराधिक मामले इससे जुड़े रहे हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हैप्पी एनिवर्सरी डॉक्टर साहब। ये कहाँ से आया? इन एक्सपर्ट हाथों का कमाल है। ओह, गया मेरा किचन। और सरप्राइज, बर्तन भी साफ कर दिए हैं आम लिक्विड से मेरे डार्लिंग एक्सपर्ट। साफ दिखने वाले किचन में भी रह जाते हैं अनदेखे जर्म्स, इसलिए डेटॉल सुरक्षा अब नई हेल्दी किचन जेल में जो चमकाए बर्तन, सिंक और काउंटर और हमारे आम लिक्विड के मुकाबले 100 गुना ज्यादा जर्म्स। अब हुआ ना सचमुच साफ। डेटॉल हेल्दी किचन जेल, इंट्रोडक्टरी ऑफर ऑफ स्टोर्स में। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जमा हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। हेल्दी हैंड वॉश जो गंदे हाथ लगने के कारण आम साबुन नहीं धो पाता, इसलिए नया डेटॉल हैंड वॉश जिसकी हर बूंद है अनछुई और दे बीमारी वाले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा। डेटॉल 100% श्योर। अरे फिर से सरब ब्लीच नहीं, ब्लीच से पहुंचे रंगों को नुकसान, कपड़े बने कमजोर और सफेद बने पीले। कई कपड़ों पर ब्लीच करना मना भी है। ट्राई वैनिश लिक्विड, क्लोरीन फ्री, सीधे दाग पे डालें और थोड़ा धोते समय भी। इसका एक्टिव ऑक्सीजन जिद्दी दाग आसानी
दागों से हटाए और कपड़ों से करे प्यार, दाग गायब और रंग भी एकदम सुरक्षित। वैनिश, ट्रस्टिंग, फॉरगेट स्टेन। इस खास पेशकश में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दरिंदों के दिमाग में क्या होता है जो वो ऐसी हैवानियत कर गुजरने से रुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा और देश के कई जाने माने साइकोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस सवाल का जवाब जानने में हमारी मदद कर रहे हैं। दिल्ली में गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को दहला दिया है। दिल्ली की सड़कों पर लोगों का गुस्सा उफान पर आया, लेकिन हुआ क्या? 24 घंटे भी नहीं बीते, देश भर में न जाने कितनी गुड़िया हैवानियत का शिकार बन गई। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने। नागपुर की गुड़िया की हालत अब भी खराब है, वो अस्पताल में है। पश्चिम बंगाल से आज ही एक खबर आई। मध्य प्रदेश में भी 3 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ठाणे और पुणे में भी हैवानियत हुई। असम में भी महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिल्ली, ठाणे, नागपुर और पुणे। ब्रेक पर जाते वक्त हमने आपको दिल्ली के मोरसराय इलाके की तस्वीरें दिखाई थी। लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई जहां पर चंद रुपयों के लिए फोन फिल्में मोबाइल में ट्रांसफर की जा रही हैं। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। सिर्फ ये एक इलाका नहीं, दिल्ली के दरियागंज में भी खुलेआम पुलिस के कोई डर नहीं देखने को मिलता है। इस डर से दूर दुकानों में अश्लील फिल्में खरीदी और बेची जा रही हैं धड़ल्ले से। दिल्ली का ये सच भी लाइव इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हुआ। इससे पहले भी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी और ये कुछ और तस्वीरें कि किस तरह से अश्लीलता दिल्ली के बाजारों में पसरी पड़ी है। चंद रुपयों के बदले मोबाइल में आसानी से ट्रांसफर कर दी जाती है। ये स्टिंग करना इसलिए भी जरूरी था, ये तस्वीरें इसलिए सामने रखनी जरूरी है क्योंकि बेबी गुड़िया के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मनोज ने कबूल किया है कि वो भी इसी तरह की फिल्मों को देखकर इस हैवानियत पर उतर आया था। ये कितना खतरनाक जहर है जो बाजारों में बिक रहा है, इसका अंदाजा दिल्ली ही नहीं देश के तमाम हिस्सों में हुई वारदातें एक बड़ा उदाहरण है। इसका क्या खतरनाक नतीजा हमारे सामने आ सकता है इस बात बढ़िया कुछ नया आया हुआ है। दो लेते हैं ना, कितने कितने हैं इसके? अब ये बहुत अहम है, इन तस्वीरों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जैसा कि अभी हमारे तमाम पैनलिस्ट और मेहमान बता भी रहे थे कि जब भी इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसमें ये भी गौर करिए कि ये शख्स इससे पहले किस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है, इसका व्यवहार क्या रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। मनोज जिसने बेबी गुड़िया के साथ हैवानियत की, उसका इतिहास क्या रहा है, जरा उस पर भी एक नजर डालिए। दिल्ली की गुड़िया से हैवानियत की हद पार करने वाला आरोपी मनोज सिर्फ 22 साल की उम्र, लेकिन रेप के 3 मामलों का आरोपी। पुराना अपराधी है मनोज। गुड़िया से पहले भी मनोज 2 बार हैवानियत का पाप कर चुका है। आरोप है कि मनोज ने शादी से पहले अपनी पत्नी का भी रेप किया था और बाद में पंचायत के दबाव में शादी कर दी ताकि पुलिस केस दर्ज न हो। गांव वालों के मुताबिक मनोज का दिमाग शुरुआत से ही आपराधिक रहा है और गांव में काफी पहले से ही वो बदनाम भी था। शादी के बाद मनोज पर अपनी साली के रेप और हत्या का भी आरोप लगा, जबकि कुछ वक्त पहले मनोज एक अनजान घर में जबरन घुसा भी था
अपने पुराने पाप की वजह से मनोज 1.5 महीने जेल में भी बिता चुका है। बेशक गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी के लिए मनोज अपने दोस्त प्रदीप को जिम्मेदार बता रहा है। हालांकि पुलिस ने गुड़िया के साथ हुई दरिंदगी पर गैंग रेप का मामला दर्ज किया है। मनोज ने कबूल किया है कि रेप से पहले वो अपने मोबाइल पर अश्लील फिल्में देख रहा था, जिसके बाद ही उसके शैतानी दिमाग में दरिंदगी सवार हुई और फिर जो हुआ उसने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। मनोज की माने तो 5 साल की मासूम को चॉकलेट के बहाने घर पर बुलाने का प्लान उसके दोस्त प्रदीप ने बनाया था, जिस पर अमल किया खुद मनोज ने। पुलिस को पहले ही शक था कि 5 साल की बच्ची से ऐसी हैवानियत और उसके कत्ल की कोशिश कोई अपराधी ही कर सकता है। इंद्रजीत राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। डॉक्टर दीपाली बत्रा, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि आपने दोनों तस्वीरें देखी है, रिपोर्ट भी देखी और इससे पहले जो स्टिंग ऑपरेशन या खुफिया कैमरे की तस्वीरें हमने दर्शकों के सामने रखी कि किस तरह से अश्लील फिल्में दिल्ली के बाजार में और अगर ढूंढने जाएंगे तो देश भर के तमाम बाजारों में देखने को मिल जाएंगी। ये कितना बिगाड़ रही है हमारे समाज को और क्या ऐसे अपराधों के पीछे आप इसे एक अहम वजह मानती हैं इन फिल्मों को? देखिए, इन फिल्मों का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है एंड आई हैव आल्सो रेड कि ये दोनों पर्सन अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में भी थे। इन्होंने अल्कोहल ले रखा था और अल्कोहल डेफिनेटली हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स में चेंजेस लेके आता है, इम्पल्सिविटी बढ़ाता है इनिशियली। तो उसके कॉम्बिनेशन में इन्होंने जो भी मूवीज देखी है और उसके बाद इन्होंने जो भी इमेजिन करा है, यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि कुछ यंग एडल्ट या लेट एडोलसेंस में, मिडिल एडोलसेंस में ये एक्ट्स होते हैं जिसमें उन्हें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है इन मूवीज के थ्रू। इन मूवीज में जो चीजें दिखाई जाती हैं वो बहुत वर्चुअल हैं एंड लोग इन मूवीज में जो भी एक्ट्स हो रहे हैं उनको रियल लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो इस मूवी में हो रहा है, इस मूवी में जो पर्सन जो एक्ट कर रहा है उसमें जितनी एनर्जी है, उसमें जितनी पावर है, मैं भी उसी तरीके से एक्ट करूं। ये जो चीजें कर रहा है मैं भी वही चीजें कर पाऊं। एंड ऑब्वियसली यही चीजें ज्यादा मोटिवेट करती है, एक ज्यादा मैनली फीलिंग देने की कोशिश करती है और फिर अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में ये जो इनका थॉट है ये एक्शन में बदलने की बनता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है उसका उदाहरण हमने देखा है। इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इंद्रजीत जी एक कमेंट ब्रेक पर जाने से पहले आपका चाहूंगा कि पोर्न फिल्में वैसे भी ये एक आपराधिक मामला माना जाता है या क्रिमिनोलॉजी के लिहाज से, कानून के लिहाज से ये कैसे बाजारों में इतनी आसानी से उपलब्ध है, इस पर क्यों कोई नजर नहीं लगाता? अभी हमने देखा लाइव इंडिया के कैमरे में भी तमाम बाजारों में इस तरह की तस्वीरें कैद हुई हैं कि पूरा बाजार अटा पड़ा है इस तरह की फिल्मों से। जी देखिए, कानूनी तौर पर यह पूरी तरह से बैन है, इसको बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए और खासतौर से देश की राजधानी दिल्ली में तो कतई नहीं दिखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये यहाँ पर कैसे दिख रहा है। और रही बात पोर्न फिल्मों की और साइट्स की, तो मेरी आज सुबह जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चों के साथ खास तौर से जो यौन हमले हुए या फिर उनके साथ रेप हुआ, उसमें ज्यादातर मामलों में इन चीजों का अहम योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पे इन चीजों को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, कहीं न कहीं परेशानी चाहे इस रूप में या फिर दूसरे रूप में ये सामाजिक तौर पर बढ़ती रहेगी। ये क्या पुलिस को नहीं दिख रही है, फिल्में दिख रही हैं? जी बिल्कुल दिख रही होगी। जब हमारे कैमरों ने इसको रिकॉर्ड किया तो हमने इसकी खबर भी पुलिस अधिकारियों की दी कि भाई यहाँ पर ये चीजें बिक रही हैं, आप इन पे तुरंत रोक लगाइए। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो कम से कम दिल्ली में 150 से ज्यादा जगहों पर इस तरीके की चीजें बिक रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बिक रही हैं। कहीं न कहीं पुलिस की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी है और उसको ये देखना होगा। अगर वो नहीं देखेगी तो 16 दिसंबर, उसके बाद आज गुड़िया, कल को कोई और परसों नई घटनाएं सामने आएंगी। निश्चित तौर पे ये नहीं रुक पाएंगी। सबसे जरूरी है कि जो गलतियां हो, जो भी सिस्टम में से गलतियां सामने आए, उसका तुरंत इलाज हो, उसका तुरंत निदान हो। अब अहम बात यह है कि हम नए कानूनों की बात कर रहे हैं, हम सख्ती की बात कर रहे हैं, हम पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जो कानून है हमारे पास, जो व्यवस्था है हमारे पास, जो हमने नियम अनुशासन तय किए हैं, क्या उनका पालन करवा पा रहे हैं? कम से कम ये तस्वीरें जो लाइव इंडिया के कैमरे में कैद हुई हैं ये बता रही हैं कि बिल्कुल नहीं। पोर्न फिल्में
वारदात के पीछे, इस तरह की कई वारदातों के पीछे अहम जिम्मेदार है। हमारे तमाम मेहमान भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, या हम जानते हैं, जैसा कि हमने इस मामले में भी देखा है कि मनोज ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो पोर्न फिल्में देख रहा था और उसके बाद उसने बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की। इस पर लगाम कौन लगाएगा, अहम सवाल है। कुछ और सवाल हैं जो आपके सामने रखेंगे, जवाब जानने की, ढूंढने की कोशिश भी करेंगे एक ब्रेक के बाद।